नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर तमालिका और आप सुन रहे हैं द एपिग्राफ स्टूडियो। एक ऐसी दुनिया जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि आपको उनके हर दर्द, हर धड़कन और हर फैसले का हिस्सा बना देती है। अगर आपने रक्त रंजित के पिछले एपिसोड्स नहीं सुने हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी पहले उन्हें ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी का हर एपिसोड अगले एपिसोड की नींव रखता है। दोस्तों, पिछले एपिसोड इकरार में वो हुआ जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। रघुवीर प्रताप, जिसने पूरी जिंदगी अपने दिल को राजनीति की दीवारों के पीछे छिपा कर रखा, उसने पहली बार अपने दिल की बात आरोही से कह दी। उसने कहा, मुझे नहीं पता कब हुआ पर तुम हो। ये शब्द किसी नेता के नहीं थे, ये शब्द एक ऐसे इंसान के थे जो पहली बार सच्चा प्यार महसूस कर रहा था। और फिर आरोही ने भी जवाब दिया, मुझे भी। लेकिन क्या वो सच था या एक ऐसा झूठ जो दोनों की जिंदगी बदल देगा? उस रात रघुवीर चैन की नींद सोया। उसे लगा उसे उसका अपना इंसान मिल गया है। लेकिन उस रात आरोही रोती रही, क्योंकि वो जानती थी उसने जिस इंसान का हाथ थामा है उसी के खिलाफ वो सबूत भी जुटा रही है। उसने प्यार को स्वीकार नहीं किया, उसने अपने मिशन को बचाने के लिए एक झूठ बोला, और शायद जिंदगी का सबसे भारी झूठ। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे खतरनाक सबूत कौन सा होता है? वो जो अदालत में रखा जाए या वो जो इंसान के अपने दिल के खिलाफ खड़ा हो जाए? क्योंकि जब सबूत आपके प्यार के खिलाफ खड़ा हो जाए तब फैसला दिमाग नहीं करता, दिल भी नहीं करता, फिर सिर्फ तकदीर फैसला करती है। उधर वो रहस्यमय आदमी अब भी परछाइयों में बैठा है। वो मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसकी हर चाल अब तक सफल रही है। पहले उसने आरोही के मन में शक बोया, फिर उसे आधे अधूरे सबूत दिए, फिर उसे रघुवीर के करीब पहुंचाया, और अब जब दोनों के बीच प्यार जन्म ले चुका है, वो चाहता है कि वही प्यार दोनों की सबसे बड़ी सजा बन जाए। लेकिन एक सवाल अब भी अनसुलझा है। अगर रघुवीर सचमुच दोषी है तो उसने कभी आरोही से झूठ क्यों नहीं बोला? और अगर वो निर्दोष है तो इतने सारे सबूत बार बार उसी की तरफ इशारा क्यों करते हैं? क्या कोई सचमुच इतनी बड़ी साजिश रच सकता है, या आरोही भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेने लगी है? आज कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां सिर्फ एक बातचीत पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज कोई गोली नहीं चलेगी, कोई धमाका नहीं होगा, कोई पीछा नहीं होगा। फिर भी आज का एपिसोड अब तक का सबसे खतरनाक एपिसोड साबित हो सकता है, क्योंकि आज शब्द हथियार बनेंगे और एक छोटी सी मशीन किसी की पूरी जिंदगी का फैसला लिख सकती है। आरोही आज एक फैसला कर चुकी है। अगर उसे सच जानना है तो उसे रघुवीर से सवाल नहीं पूछने होंगे। उसे ऐसी बातें करनी होंगी रघुवीर के साथ कि जवाब खुद रघुवीर के दिल से निकले, बिना किसी शक के, बिना किसी दबाव के, और उन्हीं जवाबों को वो हमेशा के लिए कैद कर लेगी। लेकिन क्या रघुवीर को ज़रा भी अंदाज़ा है कि आज जिस लड़की से वो अपने दिल की बातें करेगा वही लड़की उसकी हर बात रिकॉर्ड कर रही होगी? क्या आज सच सामने आएगा या सिर्फ सच का एक टुकड़ा? और क्या
कभी कभी आधा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, आज का एपिसोड सबूत सिर्फ एक रिकॉर्डिंग की कहानी नहीं है। ये उस पल की कहानी है जब भरोसा और फर्ज एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, जब एक तरफ प्यार होता है और दूसरी तरफ एक बेटी का अपने पिता के लिए न्याय। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज एक आवाज़ हमेशा के लिए कैद होने वाली है और उस आवाज़ में छिपे शब्द आने वाले समय में किसी की बेगुनाही भी साबित कर सकते हैं और किसी की ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकते हैं। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर तमालिका और आप सुन रहे हैं द एपिग्राफ स्टूडियो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रक्त रंजित पार्ट 1 का 13वां एपिसोड, सबूत। सुबह के लगभग 9:30 बजे थे। शहर अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। सड़कें लोगों से भरी हुई थी। हर तरफ गाड़ियों का शोर, ऑफिस जाने वालों की जल्दी और रोजमर्रा की भाग दौड़। लेकिन आरोही के अंदर आज एक अलग ही हलचल थी। वह अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ी, हाथ में चाय का कप लिए सड़क की ओर देख रही थी। लेकिन उसकी आंखें सड़क पर नहीं थी। उसका मन कल रात की उस झील पर अटका हुआ था। बार बार रघुवीर की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, मुझे नहीं पता कब हुआ पर तुम हो। और उसके बाद उसका अपना जवाब, मुझे भी। वो 2 शब्द जो उसने मजबूरी में कहे थे, अब हर पल उसके भीतर से उसको तोड़ रहा था। आरोही ने धीरे से अपनी आंखें बंद की। आरोही अपने मन में ही बोलने लगी खुद से, मैंने ये क्या कर दिया? जिस इंसान ने पहली बार किसी पर भरोसा किया, मैंने उसी भरोसे का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर मैं रुक गई तो पापा के साथ इंसाफ कौन करेगा? इतने में उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर नाम था रघुवीर प्रताप। कुछ पल के लिए आरोही की उंगलियां स्क्रीन पर रुक गई। फिर उसने कॉल उठा ली। आरोही बोली, गुड मॉर्निंग सर। दूसरी तरफ से रघुवीर की हल्की हंसी सुनाई दी। रघुवीर बोला, सर, कल रात के बाद अभी भी मैं तुम्हारे लिए सिर्फ सर हूँ। आरोही हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आदत बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। रघुवीर बोला, ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर रघुवीर बोला, आज तुम्हारे पास समय है? आरोही बोली, हाँ। रघुवीर बोला, तो मेरे साथ चलो। आरोही ने पूछा, कहाँ? रघुवीर ने जवाब दिया, एक ऐसी जगह जहां मैं हर साल जाता हूँ, आज भी जाना है। आरोही ने पूछा, कोई मीटिंग है क्या? रघुवीर ने जवाब दिया, नहीं, एक अधूरा वादा है। ये सुनते ही आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। अधूरा वादा? लेकिन रघुवीर ने कुछ और नहीं कहा। सिर्फ इतना कहा, 11 बजे तैयार रहना, और कॉल कट गया। आरोही कुछ देर तक मोबाइल को देखती रही। फिर धीरे धीरे अपने कमरे में गई। उसने अलमारी खोली। कपड़े निकालते निकालते उसकी नज़र एक छोटे काले बॉक्स पर पड़ी। वही मिनी वॉइस रिकॉर्डर जो उसने कुछ दिन पहले खरीदा था। उसने बॉक्स खोला, रिकॉर्डर अपनी हथेली पर रखा। बहुत छोटा था, इतना छोटा कि किसी की नज़र भी ना पड़े। उसने उसे ऑन किया। लाल रंग की छोटी सी लाइट जल उठी। आरोही उसे देखती रही। उसकी उंगलियां कांप रही थी। आरोही अपने मन में बोली, आज अगर सच सामने आया तो ये मशीन मेरी सबसे बड़ी गवाह होगी। लेकिन अगले ही पल उसने रिकॉर्डर वापस बंद कर दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो खुद से बोली, क्या मैं
सच में उसके साथ ऐसा कर सकती हूँ? तभी दरवाजे के नीचे से किसी ने एक सफेद लिफाफा अंदर सरका दिया। आरोही चौंक गई। वह दौड़कर दरवाजे तक पहुंची। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खाली कॉरिडोर था। उसने लिफाफा उठाया। अंदर एक पुरानी अखबार की कर्तन थी, न्यूज़पेपर कटिंग। हेडलाइन पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दंगा पीड़ितों को न्याय आज तक नहीं मिला। उस अखबार के नीचे लाल स्याही से लिखा था, आज वो खुद तुम्हें सच बताएगा, बस रिकॉर्ड करना मत भूलना। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बस वही रहस्यमयी लिखावट। आरोही ने घबराकर चारों तरफ देखा। फिर उसने कागज मोड़ा और बैग में रख दिया। अब उसके चेहरे पर फिर वही सख्ती लौट आई। 11 बजे रघुवीर की गाड़ी उसके फ्लैट के बाहर आकर रुकी। आज रघुवीर के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, जैसे वो लंबे समय बाद जिंदगी को मुस्कुराकर देख रहा हो। आरोही गाड़ी में बैठ गई। रघुवीर मुस्कुराते हुए बोला, आज तुम बहुत चुप हो। आरोही हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, और आप आज बहुत खुश लग रहे हैं। रघुवीर हंस पड़ा और बोला, शायद वजह तुम्हें पता है। आरोही ने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। वो उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी शहर छोड़कर बाहर निकल चुकी थी। शहर के सड़क अब एक पुराने हाईवे में बदल गई थी। दोनों तरफ खेत, दूर छोटे छोटे गांव और बीच बीच में जले हुए पुराने मकानों के खंडर दिखाई दे रहे थे। आरोही ने उन टूटे हुए घरों को देखा। उसका चेहरा अचानक बदल गया। आरोही बोली, ये जगह कुछ जानी पहचानी लग रही है। रघुवीर का चेहरा भी गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, हाँ, यही वो इलाका है जहां 15 साल पहले सब कुछ जल गया था। आरोही की सांस रुक गई। उसने धीरे से पूछा, दंगे? रघुवीर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, हाँ। गाड़ी में एक लंबी खामोशी छा गई। आरोही का हाथ धीरे धीरे उसके बैग के अंदर गया। उसने वो छोटा वॉइस रिकॉर्डर निकाला। उसने बिना आवाज किए बैग की अंदरूनी जेब में रख दिया। उसका अंगूठा रिकॉर्डर बटन पर गया। एक पल के लिए वो रुक गई। उसकी आंखों के सामने रघुवीर का मुस्कुराता हुआ चेहरा आया, फिर उसके पिता का खून से लथपथ चेहरा। उसने आंखें बंद की और धीरे से रिकॉर्ड बटन दबा दिया। बैग के अंदर एक छोटी सी लाल लाइट धीरे धीरे टिमटिमाने लगी। रघुवीर को इसकी जरा भी भनक नहीं थी। उसने गाड़ी की रफ्तार धीमी की और बहुत शांत आवाज में कहा, आरोही, आज मैं तुम्हें उस दिन की पूरी कहानी सुनाऊंगा जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। आरोही का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा शायद उसकी धड़कनों की आवाज रघुवीर भी सुन लेगा। लेकिन रघुवीर अभी भी सड़क की तरफ देख रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी हर बात अब हमेशा के लिए किसी मशीन में कैद होने वाली है, और शायद यही रिकॉर्डिंग आने वाले समय में उसकी सबसे बड़ी दुश्मन या सबसे बड़ी गवाह बनने वाली थी। गाड़ी धीरे धीरे उस सुनसान इलाके में प्रवेश कर चुकी थी। 12 साल पहले यहीं दंगे हुए थे। आज सड़कें बन चुकी थी, कुछ नए मकान भी खड़े थे, लेकिन कुछ जख्म अभी भी मिटे नहीं थे। कहीं जली हुई दीवारें, कहीं आधे टूटे मंदिर, कहीं बंद पड़ी दुकानें, सब गवाही दे रहे थे कि कभी यहाँ इंसानियत हार गई थी। रघुवीर ने गाड़ी एक छोटे से स्मारक के सामने रोकी।
पत्थर पर लिखा था, उन सभी निर्दोष लोगों की याद में जिन्होंने उस काली रात में अपनी जान गंवाई। आरोही की नज़र उस पत्थर पर टिक गई। उसकी आंखें भर आई। उसे अपने पिता की याद आ गई। रघुवीर ने धीरे से कहा, चलो। दोनों गाड़ी से उतर गए। हल्की हवा चल रही थी। आसमान बादलों से ढका था, जैसे मौसम भी उस दिन का दर्द याद कर रहा हो। दोनों स्मारक के सामने कुछ देर खामोश खड़े रहे। फिर रघुवीर ने जेब से सफ़ेद फूल निकाले। वह झुककर उन्हें स्मारक पर रख दिया। आंखें बंद की और कुछ पल चुप रहा। आरोही उसे देख रही थी और मन ही मन कह रही थी, अगर यही इंसान दोषी है तो हर साल यहाँ क्यों आता है, और अगर निर्दोष है तो फिर सारे सबूत उसी की तरफ क्यों इशारा करते हैं। तभी रघुवीर ने खुद ही बात शुरू की। रघुवीर बोला, आरोही, तुमने कभी मुझसे पूछा नहीं कि मैं हर साल यहाँ क्यों आता हूँ। आरोही ने उसकी तरफ देखा और बोली, शायद मैंने सोचा ये आपकी निजी बात होगी। रघुवीर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आज निजी और सार्वजनिक दोनों बातें ख़त्म कर देते हैं। दोनों स्मारक के पास बनी एक बेंच पर बैठ गए। बैग अब भी आरोही के कंधे पर था। अंदर वॉइस रिकॉर्डर चुपचाप हर शब्द रिकॉर्ड कर रहा था। रघुवीर ने गहरी सांस ली और बोला, उस रात मैं सिर्फ 33 साल का था। नई नई राजनीति में आया था। लोगों का भरोसा जीतना चाहता था। लेकिन उस दिन सब कुछ मेरी सोच से बहुत तेज हो गया। आरोही बिना कुछ बोले ध्यान से सुन रही थी। रघुवीर बोला, सुबह तक सब सामान्य था। फिर एक अफवाह फैली। किसी ने कहा एक धार्मिक स्थल पर हमला हुआ है। किसी ने कहा दूसरे समुदाय ने हमला किया। लेकिन बाद में पता चला दोनों बातें झूठी थी। आरोही ने धीरे से पूछा, तो अफवाह किसने फैलाई? रघुवीर ने सिर हिलाया और कहा, आज तक नहीं पता। लेकिन जिसने भी फैलाई उसने पूरा शहर जला दिया। आरोही का हाथ अनजाने में बैग पर चला गया। रिकॉर्डर अब भी चालू था। रघुवीर आगे बोला, दोपहर तक भीड़ इकट्ठा होने लगी। मैंने पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया। कहा, फोर्स बढ़ाइए, मामला बिगड़ रहा है। लेकिन कंट्रोल रूम से मुझे जवाब आया, ऊपर से आदेश नहीं है। आरोही चौंक गई। ऊपर से? रघुवीर बोला, हाँ, उस दिन हर कोई किसी ऊपर वाले आदेश का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन वो आदेश कभी समय पर आया ही नहीं। आरोही ने पहली बार बीच में सवाल किया, आप उस दिन कहाँ थे? रघुवीर ने सामने सड़क की ओर देखा। उसकी आवाज़ भारी हो गई और कहा, यहीं, इसी इलाके में। मैं लोगों को समझाने आया था, लेकिन जब तक पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों में पुराना दर्द साफ दिख रहा था। रघुवीर बोला, मैंने कई परिवारों को अपने घरों से निकालकर स्कूल में पहुंचाया। महिलाओं और बच्चों को बसों में बैठाया, लेकिन हर किसी को नहीं बचा पाया। कुछ पल दोनों चुप रहे। आरोही ने बहुत धीरे से पूछा, क्या आपने किसी को मरते हुए देखा? रघुवीर की आंखें बंद हो गई। उसने जवाब देने से पहले लंबी सांस ली और कहा, हाँ, बहुत लोगों को। आज भी उनकी चीखें रात को सोने नहीं देती। आरोही ने पहली बार उसकी आवाज़ में टूटन महसूस की।
ये अभिनय नहीं लग रहा था, ये वास्तविक दर्द था। लेकिन उसी समय रघुवीर ने एक ऐसी बात कही जिससे आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। रघुवीर बोला, सबसे बड़ी गलती मैंने की थी। आरोही ने तुरंत उसकी ओर देखा और कहा, क्या मतलब? रघुवीर ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे उसी सुबह एक गुमनाम फ़ोन आया था। किसी ने कहा था आज शहर में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन मैंने उसे राजनीतिक अफवाह समझकर गंभीरता से नहीं लिया। आरोही की सांस रुक गई। रघुवीर आगे बोला, अगर मैं उसी वक्त जिला प्रशासन पर दबाव डालता, अगर मैं खुद पहले यहाँ पहुँच जाता तो शायद इतने लोग नहीं मरते। उसकी आंखों में से एक आंसू निकलकर गाल पर बह गया। उसने अपनी बात फिर से शुरू की। कानून कहता है मैं निर्दोष हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर आज भी मुझे माफ़ नहीं करता। आरोही स्तब्ध रह गई। ये सीधा अपराध स्वीकार करना नहीं था, लेकिन एक ऐसी स्वीकारोक्ति थी जिसे कोई भी गलत अर्थ में ले सकता था। बैग के अंदर वॉइस रिकॉर्डर अब भी हर शब्द कैद कर रहा था। उसकी लाल लाइट धीरे धीरे लगातार टिमटिमा रही थी। उसी समय सड़क के दूसरी ओर एक सफ़ेद कार आकर रुकी। उसके अंदर बैठा एक आदमी दूरबीन से रघुवीर और आरोही को देख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, बहुत बढ़िया, बस यही लाइन चाहिए थी मुझे। उसने अपने मोबाइल में नोट किया, सबसे बड़ी गलती मैंने की। फिर धीरे से हंसा, बाकी कहानी हम खुद लिख लेंगे। उसे नहीं पता था कि उसने सिर्फ आधी बात सुनी है, और यही आधा सच जल्द ही सबसे बड़ा झूठ बनने वाला था। कुछ मिनटों तक दोनों बिल्कुल खामोश बैठे रहे। हवा धीरे धीरे चल रही थी। सामने स्मारक पर रखे सफ़ेद फूल हवा के साथ हल्के हल्के हिल रहे थे। आरोही रघुवीर के चेहरे की ओर देख रही थी। आज उसकी आंखों में पहली बार राजनीति नहीं बल्कि पछतावा दिखाई दे रहा था। रघुवीर ने गहरी सांस ली और बोला, जानती हो आरोही, दंगे सिर्फ आग से नहीं होते। दंगे पहले लोगों के दिमाग में लगाए जाते हैं। आरोही ने धीरे से पूछा, आपका मतलब? रघुवीर ने सामने खंडर पड़े एक पुराने मकान की तरफ इशारा किया। रघुवीर बोला, उस घर में एक हिंदू परिवार रहता था और ठीक बिल्कुल उसके सामने एक मुस्लिम परिवार। दोनों परिवार 20 साल तक एक दूसरे के घर खाना खाते रहे। उनके बच्चे साथ खेलते थे, त्योहार मनाते थे। वह कुछ पल रुका, फिर उसकी आवाज़ भारी हो गई। लेकिन सिर्फ 4 घंटे की अफवाहों ने उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। आरोही ध्यान से सुन रही थी। रघुवीर बोला, उस दिन लोग किसी नेता की नहीं सुन रहे थे, लोग सिर्फ अपने डर की सुन रहे थे। आरोही ने धीरे से पूछा, फिर आपने क्या किया? रघुवीर ने हल्की मुस्कान दी और बोला, जो कर सकता था वही। मैं पुलिस के साथ गलियों में गया, लोगों से हाथ जोड़कर कहा, घर चले जाइए, किसी की बातों में मत आइए। लेकिन भीड़ कभी सोचती नहीं। आरोही ने पूछा, क्या किसी ने आपकी बात मानी? रघुवीर मुस्कुराया और बोला, कुछ लोगों ने, और कुछ ने मुझे ही गद्दार कह दिया। आरोही चौंक गई। गद्दार? रघुवीर बोला, हाँ, क्योंकि मैं दोनों समुदायों को बचाने की कोशिश कर रहा था और दंगे करवाने वालों को यही पसंद नहीं आया। आरोही के कान अब हर शब्द पकड़ रहे थे।
बैग के अंदर रिकॉर्डर लगातार चल रहा था। आरोही बोली, दंगे करवाने वाले? क्या आपको पता था वो कौन थे? रघुवीर ने सीधे जवाब नहीं दिया। वह कुछ देर तक आसमान की तरफ देखता रहा। रघुवीर बोला, नाम तब भी पता था, आज भी पता है। आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। आरोही बोली, तो आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया? रघुवीर हल्का सा हंसा और कहा, क्योंकि राजनीति में कुछ लोग इतने ताकतवर होते हैं कि सच बोलने वाला झूठा साबित कर दिया जाता है। आरोही ने फिर पूछा, क्या वो किसी राजनीतिक दल से थे? रघुवीर ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, कम से कम सीधे तौर पर तो नहीं। वो सिर्फ राजनीति नहीं करते थे, उनके पास पैसा था, मीडिया था, कुछ अफसर थे, कुछ गुंडे थे, और सबसे खतरनाक चीज़ लोगों का डर। आरोही को महसूस हुआ जैसे वह पहली बार किसी बहुत बड़े खेल की झलक देख रही हो। आरोही बोली, लेकिन अगर आपको इतना सब पता था तो आपने केस क्यों नहीं खोला? रघुवीर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। रघुवीर बोला, खोला था। आरोही चौंक गई। रघुवीर बोला, मैंने एक विशेष जांच की मांग की थी। कुछ ईमानदार अफसरों को लगाया भी गया था, लेकिन 3 महीने बाद सभी का ट्रांसफ़र हो गया। कुछ फाइलें गायब हो गई, कुछ गवाह अचानक मुकर गए और एक अफसर रहस्यमयी सड़क दुर्घटना में मारा गया। आरोही के हाथ कांपने लगे। आरोही बोली, उस अफसर का नाम? रघुवीर ने कुछ पल सोचा और बोला, अविनाश राणा। बहुत ईमानदार आदमी था। उसे लगता था उसने असली मास्टरमाइंड को ढूंढ लिया है, वो पहचान गया है। आरोही ने जल्दी से पूछा, फिर? रघुवीर की आवाज़ धीमी हो गई और वो बोला, मरने से 1 दिन पहले उसने मुझे फ़ोन किया था। उसने सिर्फ इतना कहा, सर, जिसे आप खोज रहे हैं वो किसी पार्टी में नहीं है। वो। रघुवीर अचानक चुप हो गया। आरोही बेचैन हो उठी। वो क्या? रघुवीर ने सिर झुका लिया और कहा, लाइन कट गई और अगली सुबह उसकी मौत की खबर आ गई। आरोही पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसी समय पास खड़ी सफ़ेद कार में बैठा रहस्यमयी आदमी फ़ोन पर किसी से बोला, लगता है रघुवीर बहुत बोलने लगा है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या उसने नाम बताया? रहस्यमयी आदमी ने कहा, नहीं, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी बता देगा। फ़ोन के दूसरी तरफ से सिर्फ 2 शब्द आए, रोक दो, और कॉल कट गया। उधर रघुवीर ने अचानक अपनी जेब से एक पुरानी फ़ोटो निकाली। उसने फ़ोटो आरोही की तरफ बढ़ाई। आरोही ने फ़ोटो देखी। उसमें रघुवीर, कुछ पुलिस अधिकारी और कई राहत कर्मी खड़े थे, लेकिन फ़ोटो के बिल्कुल कोने में एक आदमी आधा दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा साफ नहीं था, सिर्फ उसकी उंगलियां में एक अजीब से काले पत्थर वाली अंगूठी दिखाई दे रही थी। रघुवीर बोला, ये फ़ोटो दंगे के अगले दिन की है। मुझे हमेशा लगता है यही आदमी उस दिन हर जगह मौजूद था, लेकिन जब भी मैंने इसकी पहचान करने की कोशिश की, रिकॉर्ड से इसका चेहरा गायब मिला। आरोही ने फ़ोटो को गौर से देखा। उसे लगा कि उसने ये अंगूठी पहले भी कहीं देखी है, लेकिन कहाँ, उसे याद नहीं आया। उसने धीरे से फ़ोटो वापस रघुवीर को दे दी। बैग के अंदर रिकॉर्डर अब भी हर आवाज़, हर सांस, हर सच अपने भीतर कैद करता जा रहा था। आरोही को नहीं पता था कि ये रिकॉर्डिंग
सिर्फ रघुवीर के शब्द नहीं हैं, बल्कि उस रहस्यमयी मास्टरमाइंड की पहली परछाई भी अपने भीतर समेट रही है। शाम होने लगी थी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था। पूरे इलाके में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई थी। रघुवीर और आरोही अब उस पुराने राहत शिविर की तरफ जा रहे थे, जहां दंगों के बाद हजारों लोगों को शरण दी गई थी। वहां कुछ बुजुर्ग लोग आज भी रहते थे। रघुवीर को देखते ही एक बुजुर्ग महिला दौड़ती हुई आई। उसकी उम्र लगभग 70 साल की रही होगी। चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, लेकिन आंखों में अपनापन था। बुजुर्ग महिला मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा रघुवीर, इस बार आने में देरी कर दी तूने। रघुवीर झुककर उनके पैर छूता है और बोला, माफ़ करना अम्मा, काम में फंस गया था। आरोही हैरानी से सब देख रही थी। एक बड़े नेता को इतनी सादगी से एक बूढ़ी औरत के पैर छूते हुए उसने पहली बार देखा था। अम्मा ने प्यार से रघुवीर के सिर पर हाथ रखा और बोली, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। अगर तू उस रात नहीं आता तो हम सब जिंदा नहीं होते। आरोही के कदम वहीं रुक गए। उसने तुरंत पूछा, अम्मा, उस रात क्या हुआ था? अम्मा ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। अम्मा बोली, दंगे शुरू हो चुके थे, चारों तरफ आग लगी थी। हम लोग इस स्कूल में छिपे हुए थे। बाहर भीड़ दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी ये लड़का रघुवीर की तरफ इशारा करते हुए वो बोली, कुछ पुलिस वालों के साथ आया। इसने हम सबको पीछे के रास्ते से निकाला, बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठाया और खुद आखिर तक वहीं खड़ा रहा। आरोही स्तब्ध रह गई। उसने धीरे से रघुवीर की तरफ देखा। रघुवीर ने सिर्फ नज़रें झुका ली। आरोही बोली, लेकिन टीवी पर तो दिखाया गया था कि। अम्मा बीच में ही बोल पड़ी, टीवी? बेटी, टीवी ने बहुत कुछ दिखाया, लेकिन जो हमने देखा वो किसी कैमरे में नहीं आया। आरोही के मन में सैकड़ों सवाल उठने लगे। तभी रघुवीर ने बहुत शांत आवाज़ में कहा, अम्मा, अब रहने दीजिए, पुरानी बातें हैं। अम्मा ने गहरी सांस ली और बोली, पुरानी बातें नहीं बेटा, पुराने ज़ख्म हैं। कुछ देर बाद अम्मा अंदर चली गई। अब वहाँ सिर्फ रघुवीर और आरोही थे। आरोही ने धीरे से पूछा, अगर आपने लोगों को बचाया था तो फिर आपका नाम इस केस में कैसे आया? रघुवीर कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, क्योंकि जब दंगे ख़त्म हुए तो किसी को एक चेहरा चाहिए था और मैं सबसे आसान चेहरा था। आरोही ने पूछा, मतलब? रघुवीर बोला, कुछ वीडियो, कुछ फ़ोटो, कुछ भाषण ऐसे काटे गए कि ऐसा लगे जैसे मैं भीड़ को भड़का रहा हूँ। आरोही का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। रघुवीर बोला, असल भाषण 15 मिनट का था, लेकिन टीवी पर सिर्फ 30 सेकंड दिखाया गया, जिसमें मेरे शब्द का मतलब ही बदल गया। आरोही चौंक गई। आरोही बोली, आपने सफाई क्यों नहीं दी? रघुवीर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, दी थी, लेकिन सच हमेशा झूठ जितनी तेज़ी से नहीं दौड़ता। वह आगे बोला, उस रात मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। आरोही का दिल फिर तेज़ धड़कने लगा। रिकॉर्डर अब भी चल रहा था। रघुवीर बोला, मैंने कुछ लोगों पर भरोसा कर लिया था। मुझे लगा वो मेरे साथ हैं, लेकिन बाद में पता चला वो भीड़ के साथ अंदर ही अंदर इस दंगे को हवा दे रहे थे।
आरोही ने तुरंत पूछा, कौन लोग? रघुवीर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सालों की थकान थी और बोला, आज भी मेरे पास उनके खिलाफ अदालत में पेश करने लायक सबूत नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है दंगे सिर्फ नफरत से नहीं हुए थे, उन्हें योजना बनाकर कराया गया था। आरोही की उंगलियां बैग को कसकर पकड़ चुकी थी। उसने धीरे से पूछा, अगर एक दिन आपको असली मास्टरमाइंड मिल जाए तो क्या करेंगे? रघुवीर बिना एक पल सोचे बोला, मैं उसे कानून के हवाले कर दूंगा, क्योंकि बदला मरे हुए लोगों को वापस नहीं, लेकिन न्याय जिंदा लोगों को जीने की वजह दे देता है। ये सुनकर आरोही की आंखें भर आई। उसे पहली बार लगा जिस आदमी को वह राक्षस समझती रही शायद वो इतना बुरा नहीं था। लेकिन उसी पल उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। वही अनजान नंबर, सिर्फ एक मैसेज, रिकॉर्डिंग बंद मत करना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा सबूत है। आरोही घबरा गई। उसने चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन किसी की नज़र अब उन दोनों पर थी। रघुवीर ने पूछा, सब ठीक है ना? आरोही ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहा, हाँ। दोनों वापस गाड़ी की ओर चलने लगे। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला। आरोही के मन में तूफान चल रहा था। एक तरफ रिकॉर्ड हुई बातें, दूसरी तरफ अम्मा की गवाही, तीसरी तरफ रहस्यमयी संदेश। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच कौन सा है। गाड़ी उसके फ्लैट के सामने आकर रुकी। रघुवीर मुस्कुराया और बोला, ध्यान रखना अपना। आरोही ने सिर्फ हामी में सिर हिला दिया। वह गाड़ी से उतरी, धीरे धीरे अपने फ्लैट की तरफ बढ़ने लगी। अचानक उसे याद आया। उसने जल्दी से अपना बैग खोला, अंदर हाथ डाला और छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर बाहर निकाला। उसकी लाल बत्ती अब भी धीरे धीरे ब्लिंक कर रही थी। मतलब शुरू से लेकर अब तक हर एक शब्द, हर एक सांस, हर एक कन्फेशन उसमें रिकॉर्ड हो चुका था। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज़ में फुसफुसाया, मुझे माफ़ कर देना। अगर तुम सच में बेगुनाह हो तो मैंने तुम्हारे भरोसे के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अब भी रिकॉर्डर की टिमटिमाती लाल बत्ती वैसे ही टिमटिमा रही थी और कहीं दूर कोई रहस्यमयी व्यक्ति अब भी उस अंधेरे कमरे में बैठकर मुस्कुरा रहा था। उसे पता था उसका अगला खेल अब शुरू होने वाला है। एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर, एक अधूरी सच्चाई और एक ऐसा सबूत जो किसी निर्दोष को अपराधी भी बना सकता है और किसी असली अपराधी को हमेशा के लिए बचा भी सकता है। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, लेकिन आज ख़त्म हुई है सिर्फ एक बातचीत। असली कहानी तो अब शुरू हुई है। आज आरोही को वो मिल गया जिसकी तलाश वो पिछले कई महीनों से कर रही थी। एक रिकॉर्डिंग जिसमें रघुवीर प्रताप दंगों की उस काली रात के बारे में खुलकर बात करता है। उसने अपनी गलती भी मानी। उसने ये भी कहा कि उसने कुछ लोगों पर भरोसा किया था। उसने ये भी माना कि अगर उस दिन वो कुछ फैसले पहले लेता तो शायद कई जिंदगियां बच सकती थी। लेकिन क्या यही उसका अपराध है या यही उसकी इंसानियत है? दोस्तों, कभी कभी दो इंसान एक ही बात सुनते हैं, लेकिन दोनों इंसान उस एक ही बात का अलग अलग मतलब निकाल लेते हैं। आरोही ने जो रिकॉर्ड किया है, क्या वो सचमुच रघुवीर का अपराध साबित करेगा या वो सिर्फ आधा सच है
जिसे कोई अपने हिसाब से मोड़ सकता है। याद रखिए, आधा सच कई बार पूरे झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। आज पहली बार हमने देखा कि रघुवीर अपने किए हुए अपराध पर नहीं बल्कि अपने अधूरे कर्तव्य पर पछता रहा है। उसे अफसोस है कि वो सबको बचा नहीं सका, लेकिन क्या एक इंसान जो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था वही दंगे करवाने वाला भी हो सकता है? या किसी ने सालों पहले इतनी बड़ी साजिश रची कि पूरी दुनिया आज तक गलत इंसान को दोषी मानती रही? और क्या आपने गौर किया, हर बार जब भी कहानी असली मास्टरमाइंड के करीब पहुंचती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। गवाह गायब, फाइलें गायब, ईमानदार अफसर की मौत, नाम अधूरा रह जाता है और अब वही रहस्यमय आदमी फिर से आरोही को रास्ता दिखा रहा है। लेकिन क्या वो उसकी मदद कर रहा है या उसे अपने खेल का मोहरा बना चुका है? सबसे दर्दनाक पल वो नहीं था जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई। सबसे दर्दनाक पल वो था जब रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद आरोही ने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर देना। सोचिए, एक लड़की जो अपने पिता के लिए न्याय चाहती है और एक लड़की जो उसी इंसान से प्यार करने लगी है जिसके खिलाफ वो सबूत इकट्ठा कर रही है। इन दोनों में अब हर दिन एक नई लड़ाई होगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वो रिकॉर्डिंग सिर्फ आरोही के पास है या किसी और ने भी आज की पूरी बातचीत रिकॉर्ड की है? अगर वो रिकॉर्डिंग मीडिया तक पहुंच गई तो क्या होगा? क्या रघुवीर की पूरी राजनीतिक ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी या यही रिकॉर्डिंग एक दिन उसे बेगुनाह भी साबित करेगी? अब एक सवाल आप सबके लिए, अगर आप आरोही की जगह होते तो क्या करते? क्या आप ये रिकॉर्डिंग सीधे पुलिस को दे देते या पहले पूरे सच का इंतज़ार करते? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं आपकी हर थ्योरी पढ़ती हूँ और यकीन मानिए, कई बार आपकी सोच कहानी को और भी ज़्यादा रोमांचक बना देती है। अगले एपिसोड में आरोही इस रिकॉर्डिंग की सच्चाई जानने की कोशिश करेगी, लेकिन जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ेगी, कोई उससे ये सबूत छीनने की कोशिश करेगा। कौन है जो बार बार हर वक्त सच सामने आने से पहले उसे रोक देता है? क्या रघुवीर का कोई अपना उसे धोखा दे रहा है या असली गद्दार अब तक सबके बीच रहकर सबको चला रहा है? अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस रहस्यमयी सफ़र का हिस्सा बन सकें। अगर आप पहली बार द एपिग्राफ स्टूडियो पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, क्योंकि रक्त रंजित अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर एपिसोड एक नया राज खोलेगा और हर सच एक नया झूठ पैदा करेगा। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर तमालिका और आप सुन रहे थे द एपिग्राफ स्टूडियो। मिलते हैं बहुत जल्द रक्त रंजित पार्ट 1 के अगले एपिसोड में। तब तक याद रखिए, सबूत हमेशा सच नहीं बताते, कभी कभी उन्हें सच जैसा दिखाया भी जाता है और असली अपराधी अक्सर वही होता है जिस पर किसी का शक ही नहीं जाता। शुभ रात्रि। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए।